हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिंग पे। हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे हमारे आने वाले एग्जाम सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 के लिए, जो हमारा शेड्यूल्ड है 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। इसके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना डेट, एग्जामिनेशन सेंटर और सिटी चेक कर सकते हैं। मैं इसका जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड हम इसमें अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। इसका एक पार्ट और आ चुका है। बाकी ऊपर आपको आई बटन पे इसका लिंक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट का, वहां पे आप क्लिक करके इसके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, अपने रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं। ओके। बाकी इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एडू बॉक्सिंग, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। ओके। बाकी इस पे जो है एडू, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं डेली बेसिस पे क्विज भी डालता रहता हूँ। ठीक है। ये डेली बेसिस पे क्विज डालता रहूँ, जिससे आपका रिवीजन और अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके और एक चीज़ और, अगर आपको इसके मतलब मेरे ये एफर्ट्स और ये क्वेश्चंस, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका भी ये अपना सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897 टू कैरी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन जो ये फाउंड किया गया था, ठीक है, ये किसके द्वारा मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद। ओके। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर स्वामी है, स्वामी विवेकानंद एंड ब्लवेत्स्की एंड ऑलकॉट। इन चारों, ये जो चार ऑप्शंस हैं तो आपको बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। जो ये हमारा रामकृष्ण मिशन है, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा फाउंडेड मतलब फाउंड किया गया था। ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था किस ईयर में, 1897। लिए पर्पस क्या था इसका, कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क के पर्पस था, इसका पर्पस था। अगर हम बात करें रामकृष्ण परमहंस की, तो इनके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि द सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, द सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर, दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है, दक्षिणे, SHWAR। ठीक है, दक्षिणेश्वर। ठीक है, द सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर। ठीक है, इनको रामकृष्ण परम को द सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर कहा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की हम बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना करी थी कब, 1875 में, याद रखना है। ठीक है। और जो लास्ट में ही ब्लावेत्स्की एंड ऑलकॉट, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन की थी। ठीक है, स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा। अगर आता है क्वेश्चन में द सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर किसे कहा जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। स्वामी आर्य समाज की फाउंडेशन किसने करी थी, ठीक है, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, और स्वामी विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस 1897 में, और ब्लावेत्स्की एंड ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Which of the following national movement witnessed participation of women in large scale for the first time? ठीक है, आपको बताना है किस मूवमेंट में किस नेशनल मूवमेंट में वुमेन्स के लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट है। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी हो जाएगा, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, ये इसमें हमारा वुमेन का बहुत लार्ज मतलब क्वांटिटी में, लार्ज स्केल में पहली बार हुआ था कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो आपको याद रखना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संथाल रिविलियन। ठीक है, संथाल रिविलियंस के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो द ट्राइब्स प्रोटेस्टेड फॉर देयर राइट्स एंड कंसर्न इन आर्म्ड मैनर। ठीक है, एक तो इनका ये था प्रोटेस्ट की राइट,
हाँ, इन्होंने प्रोटेस्ट किस लिए किया था? राइट्स एंड कंसर्न इन आर्म मैनर, ठीक है। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइब्स बाय जमींदारी रिजल्टेड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब इनटू बॉन्डेड लेबर्स, ठीक है। जो जो ये ट्राइब्स थी, इनको बॉन्डेड एज अ बॉन्डेड लेबर की तरह इनको जबरदस्ती मतलब ट्रांसफॉर्म कराया जाता था, जबरदस्ती इनसे काम कराया जाता था जो जमींदारी सिस्टम था उसके अंडर में, ठीक है। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने संथाल रिबिलियन किस लिए हुआ था, तो देखिए पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये राइट्स एंड कंसर्न इन आर्म मैनर इसलिए था, ट्राइब्स जो प्रोटेस्ट किया था, और दूसरा था एक्सप्लॉयटेशन इनका हो रहा था एज अ बॉन्डेड लेबर जमींदारी सिस्टम के अंडर में। तो करेक्ट पूछा गया है तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, ठीक है, दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। इसमें से आपको बताना है इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया में थी उसके आउटकम्स क्या रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि डिक्लाइन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इन इंडस्ट्री, ठीक है, कि डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इन इंडस्ट्री, स्टेटमेंट नंबर 1। एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कैश रिजल्टेड इन द एक्सप्लॉयटेशन पीजेंट्स। तो देखिए पहला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट है जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में थी उसका ये सबसे बड़ा आउटकम ये था कि डिक्लाइन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो भी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी उन्होंने क्या किया था कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो मतलब धीरे धीरे करके काफी डिक्लाइन हो रही थी। और पेमेंट जो रेवेन्यू का था वो कैश रिजल्टेड इनटू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट, जो पीजेंट जो लोअर क्लास मतलब लोअर क्लास थी एक लेबर की, पीजेंट की, उनका काफी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कैश की वजह से, ठीक है, क्योंकि पेमेंट सारा कैश में होने लगा था। बाकी क्योंकि पहले गोल्ड का था, गोल्ड के थ्रू होता था और बाकी कुछ और सोर्सेस थे। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है, इनकरेक्ट पूछे गए हैं कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो क्या है इसका जो है डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी इनकरेक्ट पूछे गए तो नन ऑफ दिस, ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। दोनों इसके इनकरेक्ट हैं, दोनों सॉरी हाँ मतलब इनकरेक्ट पूछे गए तो नाइदर पूछे गए, नाइदर ऑफ द अबव, दोनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर विच इवेंट डिड द ब्रिटिश एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। पूछा गया है किस इवेंट के बाद जो ब्रिटिश ने एक्वायर किया था दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा की। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपको बताना है कि हाँ स्टेटमेंट बताना है किस इवेंट के बाद, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बैटल ऑफ बक्सर है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी उस इवेंट के बाद जो ब्रिटिश ने वो एक्वायर करी थी दीवानी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस महात्मा गांधी इस्टेब्लिश्ड फोनिक्स फार्म, ठीक है, ये महात्मा गांधी द्वारा एक फोनिक्स फार्म इस्टेब्लिश करी गई थी, तो पूछा गया है वो कहाँ पर हुई थी। चार ऑप्शन है आपके सामने, डरबन, जोहान्सबर्ग, केप टाउन एंड अहमदाबाद। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए है, ठीक है, डरबन। जो डरबन है यहाँ पर गांधी जी के द्वारा फोनिक्स फार्म का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट। ये क्वेश्चन में हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। जिसका भी करेक्ट होगा मैं उसको उसको हार्ट दे दूंगा, ओके। ये हार्ड होता है ना ऐसे करके, मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कि यंग बंगाल मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से रिलेट करता है, ठीक है, रिलेटेड कौन है इसमें से, कौन सी पर्सनालिटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, इसमें हम कुछ और ऊपर वाले फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो आंसर आपको बताना है, ठीक है, एक तो आंसर आपको बताना है। देखिए जो आत्माराम पांडुरंग है, ठीक है, इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था, तो आपको प्रार्थना समाज किया था, ठीक है, ज्वाइंटली किया था। इनके साथ गोविंद रनाडे भी थे, ठीक है, गोविंद रनाडे भी थे, गोविंद रनाडे भी थे। और प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी, स्टैब्लिशमेंट हुआ था इनके द्वारा किस ईयर में, 1867 में। आत्माराम पांडुरंग एंड गोविंद रनाडे के द्वारा प्रार्थना समाज का स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1867 में, ओके। और जो ये है मैडम एचपी ब्लावेत्स्की, इन्होंने क्या किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। जो ऊपर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी,
ये किस ईयर में हुआ था? तो ईयर याद रखना है 1875 में यूएसए में, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मैडम एचपी ब्लेवेत्स्की, और जो एक और नाम था ऊपर आप देख लेंगे, ठीक है। 1875 में यूएसए में। और जो ये थे ढोंडो केशव खरवे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था निष्काम निष्काम कर्मा मठ, ठीक है। निष्काम कर्मा मठ किस ईयर में? 1910 में, ठीक है। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, मैं आपको फिर से ओरली बता देता हूँ। आत्माराम पांडुरंग एंड गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की एस्टेब्लिशमेंट किया था 1867 में। मैडम एचपी ब्लावेत्स्की, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी किया था एस्टेब्लिशमेंट यूएसए में 1875 में। एंड ढोंडो केशव खरवे निष्काम कर्मा मठ, ठीक है, ये 1910 में एस्टेब्लिशमेंट किया था इन्होंने, ठीक है। और अब तो आपको करेक्ट आंसर पता ही चल गया होगा कि यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या बताया था कि स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। लोकमान्य तिलक वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, ठीक है, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ये इमीडिएट कॉज था किसका? स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च होने का, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ये मतलब रीजन था स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने का। और जो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, ठीक, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है कि ये नहीं एसोसिएटेड थे, ठीक है। ये बिल्कुल स्वदेशी मूवमेंट से लोकमान्य तिलक एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो करेक्ट पूछा गया है तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Which of the following statement with regards to the जमींदारी सिस्टम इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो एक तो यह है इट फिक्स द लैंड राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ परपेचुइटी विदाउट एनी फिक्स्ड रेंट और ऑक्यूपेंसी राइट्स, ठीक है। कि इन्होंने जो लैंड राइट्स थे वो मेंबर्स के फिक्स कर दिए थे विदाउट फिक्स्ड, कोई रेंट मतलब कोई फिक्स नहीं था उसका, बस उन्होंने परमानेंट उसको फिक्स कर दिया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट है कि जो ये जमींदारी सिस्टम है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था और 1793 में, तो ये भी हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट नंबर 2। नाइन्थ, अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय फार्मर्स, ये बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नॉट करेक्ट पूछा गया है क्योंकि इसमें सिस्टम में डायरेक्टली फार्मर्स का कोई रोल नहीं था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम में फार्मर्स का रोल नहीं था, ये एक बॉन्डेड लेबर की तरह होते थे, बाकी सारा काम ऊपर वाले जमींदार जो होते थे उनका होता था। तो रेवेन्यू जो है वो डायरेक्टली कलेक्टेड बाय फार्मर्स ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जमीन वो डिफरेंट पोस्ट होती थी उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, तो ये हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा ये होगा सी ऑप्शन। और बाकी ये बिल्कुल करेक्ट है। जो लास्ट ऑप्शन है इट वाज प्रेवलेंट इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, यहीं पर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट था ये। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज करेक्ट? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, करेक्ट बताना है। द होम रूल लीग हैड अ गोल ऑफ अटेनिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ऐसा इसका कोई रोल स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में जब आया था तो उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई थी, बट स्टार्टिंग में इसका कोई गोल नहीं था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए बात करें, तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। द होम रूल लीग फेल्ड टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज लिंक बिटवीन टाउन एंड कंट्री, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें ये लोग सक्सेस हो गए थे बहुत हद तक कि इन्होंने एक लिंक जो है इस्टेब्लिश कर दिया था बिटवीन टाउन एंड द कंट्री, जो छोटे छोटे गांव होते थे और शहर होते थे उसके बीच में जो भी लिंक था, ठीक है, इसका जो एम था वो क्लियर करके इन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को कनेक्ट कर दिया था। क्योंकि यहाँ फेल्ड लिखा हुआ है तो ये हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करेक्ट है। आगे चलते हैं। द होम रूल लीग गेंड अ मैसिव सपोर्ट ऑफ एंग्लो इंडियंस, नॉन ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम फ्रॉम साउथ, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। सबका सपोर्ट नहीं मिला था, कुछ सेक्शंस का इसमें सपोर्ट नहीं मिला था, ठीक है, जैसे एंग्लो इंडियंस का, ब्राह्मण्स का, बट मुस्लिम्स वगैरह का और कुछ जो छोटे ग्रुप्स थे उनका सपोर्ट नहीं मिला था, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो फोर्थ स्टेटमेंट है,
द होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द सक्सेस ऑफ गांधीज इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो होम रूल लीग जो था, ठीक है, जो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, और एनी बेसेंट के द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, जो कि बाद में गांधी जी बाद में जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने नेम चेंज कर दिया था। ठीक है, स्वराज कर दिया था, स्वराज पार्टी। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट पूछा गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 है वो करेक्ट है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको करेक्ट लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है। ठीक है, इसमें क्या है कि अभिनव भारत वीडी सावरकर, कूका मूवमेंट गुरु राम सिंह एंड चितगोंग आर्मरी जो है कल्पना दत्ता। ठीक है, इसमें पूछना बताया गया करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे तीनों जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। अभिनव भारत वीडी सावरकर के द्वारा स्टैब्लिशमेंट हुआ था, बनाया गया था। कूका मूवमेंट जो है इसके लीडर थे गुरु राम सिंह, और चितगोंग आर्मरी जो है कल्पना दत्ता। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सारे हमारे करेक्टली मैच्ड हैं 1 2 3। ठीक है, अगर हम बात करें अभिनव भारत सोसाइटी की, तो अभिनव भारत सोसाइटी का फाउंडेशन हुआ था 1904 में। ठीक है, 1904 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और जो कूका मूवमेंट था ये कब चला था, ये हमारा 1845 में स्टार्ट हुआ था। और फाउंड किसके द्वारा किया गया था, एक मिनट, इसको फाउंड किया था, फाउंड भगत जवाहर मल के द्वारा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये इसके लीडर थे, एक काफी मतलब काफी फेमस लीडर थे गुरु राम सिंह। ठीक है, तो ये रिलेटेड थे कूका मूवमेंट से, तो इसलिए इनका नाम आया, इसलिए करेक्ट है। ठीक है, बाकी फाउंडेशन जो कूका मूवमेंट का हुआ था वो भगत जवाहर माल के द्वारा हुआ था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भगत जवाहर मल। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है चितगोंग आर्मरी। ठीक है, ये लेट की कल्पना दत्ता इससे रिलेट करती हैं। और इसमें पूछा गया है ये लेट किसके द्वारा किया गया था, तो सूरसेन के द्वारा। ठीक है, सूरसेन के द्वारा लेट किया गया था। और ये भी इसकी काफी मतलब फेमस जो है इससे रिलेटेड थी चितगोंग आर्मी से। ठीक है, सो हमारे करेक्ट पूछा गया, तो सारे हमारे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन विच रीजन सॉरी एक मिनट, हाँ, इन विच रीजन इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर। ठीक है, इन्होंने पूछा गया है कि 1918 में किस रीजन में जो है कॉटन मिल वर्कर के साथ सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बहुत फेमस है। कब की, 1918 की। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पर है मेंशन 1918 में। तो अहमदाबाद आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हमारा चंपारण है, चंपारण हमारा किस साल हुआ था, तो आपको याद रखना है 1917 में हुआ था। और सूरत खेड़ा सत्याग्रह हमारा जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, जो ये था ये हमारा 1918 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेहरू रिपोर्ट इन 1928। 1928 के रिगार्डिंग, नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। ठीक है, इट वॉज ड्राफ्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं किया गया था, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। द रिपोर्ट डिफाइंड इंडिपेंडेंस रिपब्लिक एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजाइड बाय इंडिया, ये भी है, इसमें इंडिपेंडेंस रिपब्लिक की कोई रिपब्लिक वगैरह की कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। द रिपोर्ट रिकमेंडेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेहरू रिपोर्ट में इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, बाकी व्हेन द नेहरू वॉज पब्लिश्ड लॉर्ड बिरकेनहेड वॉज द वॉइसरॉय ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये भी हमारा गलत है, ये लॉर्ड नहीं थे उस समय, ये वॉइसरॉय नहीं थे उस समय। ठीक है, सो आगे चलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था नेहरू रिपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 14 पे, व्हाट वाज द नेम ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 1847 इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1849 में एक रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, उसका आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, धर्म सभा, परमहंस सभा, प्रार्थना सभा या साधारण ब्रह्मो समाज। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, परमहंस सभा। परमहंस सभा जो है
1849 में महाराष्ट्र में रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, इसको हम परमहंस सभा नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, परमहंस मंडली नाम से, ठीक है। परमहंस मंडली नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, परमहंस मंडली, ओके। और स्टार्ट किसको द्वारा किया गया था अगर पूछा जाता तो स्टार्टेड बाय दुर्गाराम मेहता जी, दुर्गाराम मेहता जी एंड डडोडा पांडुरंग, ठीक है। लप्पू से सचिन का कुत्ता भौंक रहा है ओके, ठीक है। तो परमहंस सभा को हम परमहंस मंडली जो है इसको परमहंस मंडली भी कहते हैं, और स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी, दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा और दरोडा पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द हिंदू रीमैरिजेस एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस गवर्नर जनरल के द्वारा हिंदू रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो ये हमारे उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। कब से कब तक थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ऊपर क्वेश्चन में ही मेंशन है, और कब से कब थे तो ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। 1856 से 1862, ठीक है। ये हमारे 6 सालों के लिए थे, ठीक है। 1856 से 1862 के बीच में लॉर्ड कैनिंग हमारे जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, who among the following was associated with the इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवा सदन, ठीक है। इसमें से सेवा सदन के इस्टेब्लिशमेंट में कौन जो है वो एसोसिएटेड है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। सो एमजी रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बहराम जी मालाबारी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बहराम जी मालाबारी है। इनके द्वारा सेवा सदन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये इससे रिलेट करते हैं। और कब हुआ था सेवा सदन, तो आपको याद रखना है 1908 में, ठीक है, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 17 पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा इस्टेब्लिश्ड टू द ब्रह्म समाज, ठीक है। फाउंडर ऑफ धर्म सभा आपको बताना है सिंपली, ठीक है, कि इसका फाउंडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 पे तो देखिए, राधा कांतो देव, मनमोहन घोष, राम नारायण तारक रत्ना या मधुसूदन दत्ता। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा राधा कांतो देव, ठीक है। राधा कांतो देव के द्वारा धर्म सभा का फाउंडेशन हुआ था, कब, ईयर 1829 में, ठीक है। 1829 में। आपको ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर भी आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, तो आपको ईयर भी याद रखना है। धर्म सभा कब हुआ था, 1829 में, किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा, ठीक है। स्पेलिंग जो है ये थोड़ा बंगाली होते हैं ना, तो स्पेलिंग थोड़ा अलग हो सकती है, तो आप बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पूना सत्यशोधक समाज, ठीक है। पूना सत्यशोधक समाज का फाउंडर कौन है, क्वेश्चन नंबर 18 का पूछा गया है। सो ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18, तो हाँ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ठीक है। ज्योतिबा फुले इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। Who among the following advocated moderate, gradual and persuasive approach to the colonial rule through a स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। बताना है कि किसने एडवोकेट किया था मॉडरेट, ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच को कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट में। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन हैं, बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड गोपाल कृष्ण गोखले। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सबसे ज्यादा इसमें जो है एडवोकेट किया था इसको अपना मॉडरेट के लिए, ठीक है। मॉडरेट, ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के। और अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट की बात करें, स्वदेशी मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखना है 1905 से 1907 तक का फेज जो था वो स्वदेशी मूवमेंट का था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। Who among the following laid the foundation of Indian national movement by founding the Indian Association at Calcutta
इन 1876। इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंडर में, तो 18 कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में 1876 में। पूछा गया है किसके द्वारा ये फाउंडेशन मतलब डाली गई थी। तो चार ऑप्शन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जिया भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, अरुबिंदो घोष या वोमेश चंद्र बनर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ही फाउंडेशन डाली थी किसकी, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय फाउंडिंग इंडियन एसोसिएशन एट कलकत्ता इन 1876 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इसमें से कौन सा पॉलिटिकल मेथड नहीं अडॉप्ट किया गया था एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा इन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है, एक तो बाइकॉट एंड फॉरेन गुड्स, ये बिल्कुल किया गया था। यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स बिल्कुल किया गया था, प्रमोशन काफी हुआ था स्वदेशी गुड्स का। और बाइकआउट किसका हुआ था, फॉरेन गुड्स का। और जो ये पैसिव रेजिस्टेंस एंड नेशनल एजुकेशन, इस पे भी काफी जोर दिया गया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का इसमें कोई रोल नहीं था स्टार्टिंग में, बाद में भले हुआ था, बाद में हुआ था, पर स्टार्टिंग में जो है इसका इंटरनेशनल मूवमेंट में जो पॉलिटिकल मूवमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के अगेंस्ट में था। मतलब अगेंस्ट में तो नहीं कहेंगे, मतलब उसके कुछ ज्यादा खास सपोर्ट में, फेवर में नहीं था। तो ये जो पॉलिटिकल मेथड है ये नहीं अडॉप्ट किया गया था। तो आपको यही याद रखना है, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, नॉट अ पॉलिटिकल, ठीक है, नॉट अ पॉलिटिकल मेथड आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्टली मैच आपसे पूछा गया है कि आप इसमें से इनकरेक्टली कौन सा मैच है। सो देखिए, एक तो देखिए खिलाफत जो 1919 में खिलाफत मूवमेंट है ये हमारा करेक्टली मैच है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट मैच है। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, ये भी हमारा करेक्टली मैच है। 1905 एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 1905 में इंट्रोड्यूस हुआ था अक्टूबर में, बट ये कंप्लीटली आया फोर्स में तब कब था, 1911 में। तो अमेंडमेंट जो हुआ था, ये एनलमेंट हुआ था, ये 1911 में हुआ था, ठीक है। तो सी हमारा इनकरेक्ट है। बाकी 1916 में लखनऊ पैक्ट, ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, ये देखिए इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पर। सो हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज एन ओवरसीज बेस्ड आउटसाइड इंडिया मूवमेंट विद द गोल ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। एक इसमें से कौन सा मूवमेंट है जो इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए ओवरसी मतलब बाहर, आउट ऑफ इंडिया जो है वो मूवमेंट था। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, ये तीनों तो हमारे इनसाइड इंडिया थे, ठीक है, ये सारे हमारे इंडिया में ही उस समय चल रहा था। बट ये हमारा गदर मूवमेंट जो था ये हमारा सैन फ्रांसिस्को में फाउंडेशन हुआ था, यूएसए में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, ठीक है। और किसके द्वारा हुआ था, तो आपको इनके बहुत ही एक प्रोमिनेंट लीडर को याद रखना है, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी, ठीक है, गदर मूवमेंट जो है इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पर, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है रिगार्डिंग द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के रिगार्डिंग आपको फर्स्ट फेज जो था उसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द मूवमेंट डिक्लाइन विद द एंट्री ऑफ गांधी जी एंड हिज सत्याग्रह पॉलिटिक्स, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का था कि वो थोड़ा मतलब शांत स्वभाव के या गरम दल नरम दल थे, तो नरम दल के बिलोंग करते थे, ठीक है। तो वो मतलब हिंसा में, सॉरी, हिंसा में कम विश्वास रखते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि डिक्लाइन हुआ था मूवमेंट थोड़ा, ठीक है, गांधी जी के आने के बाद जो सत्याग्रह हुआ था इंडियन पॉलिटिक्स में। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट वाज मेनली कंसंट्रेटेड इन द एरिया ऑफ बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, ये भी हमारा करेक्ट है। मेनली हमारा बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब वाले एरिया में था, साउथ में और जो है कुछ एरियाज में इतना कंप्लीटली जो है इतना नहीं इसका इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है, कंप्लीटली इतना फेमस नहीं हुआ था। और क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर सी, द मूवमेंट वाज एबल टू मोबिलाइज द मासेस, ठीक है, ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मूवमेंट जो फर्स्ट फेज था मूवमेंट का, ठीक है, वो इतना मोबिलाइज मासेस को नहीं कर पाया था। बाद में जब बहुत सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं, बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया है, उसके बाद सॉरी
उसके बाद लोगों का मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट फेज में मोबिलाइजेशन इतना स्टार्ट नहीं हुआ था। इनकरेक्ट पूछा गया, नॉट करेक्ट। फर्स्ट फेज मूवमेंट में मोबिलाइजेशन इतना अच्छा तरीके से नहीं हुआ था, मतलब इंडियन पॉपुलेशन थी उसको इतना मतलब नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है। सो स्टेटमेंट ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट हमारा ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन भी हमारा सी है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो डी है ये भी गलत है, ठीक है। अनुशीलन समिति वाज मोस्ट फेमस एंड लॉन्ग लास्टिंग सीक्रेट सोसाइटी ड्यूरिंग द फेज, ये फर्स्ट मूवमेंट में नहीं आया था, ये काफी बाद में आया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये भी, हाँ सॉरी सॉरी, ये करेक्ट, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, नॉट करेक्ट है ना, नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट है, फर्स्ट फर्स्ट जो फेज हुआ था अनुशीलन समिति काफी फेमस हुई थी, ठीक है। बाकी जो मूवमेंट जो मोबिलाइजेशन हुआ था ये काफी बाद में हुआ था, फर्स्ट फेज में नहीं हुआ था, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया, तो सी हमारा इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा हौच-पौच हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच लेडी इज नोन एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको जाना जाता है, ठीक है। मैडम कामा, एनी बेसेंट, या कनकलता बरुआ, या बेगम हजरत अली, ठीक है। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, मैडम कामा। मैडम कामा जो है इनको इंडियन मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन इन्हें ही कहा जाता है, मैडम कामा को। सो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम 1000 कंप्लीट करने वाले हैं थोड़े दिनों में, ओके। आपसे आपके सब्सक्रिप्शन से एंड आपकी वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और डे बाय डे मैं अपने आप को और अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर आपको अपने रिवीजन को और अच्छा बनाना है तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।